प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हिंदी व्याकरण के 30 प्रश्न 90 नंबर के आपके बीएसटीसी की परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, जो भी चाहते छात्र बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अत उपसर्ग, अति उपसर्ग, अ उपसर्ग या फिर अति उपसर्ग? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। साथ साथ में कमेंट करके बताइए कि इसमें संधि कौन सी है, यह भी आपको बताना है। तो अत्यंत शब्द का देखिए हम संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, अति प्लस अंत। यानी कि दोस्तों संधि की बात करें, देखिए ई और अ मिलकर य का निर्माण करते हैं, और जहां भी दोस्तों ई और अ मिलकर य का निर्माण करते हैं वहां पर यण संधि, अगर संधि पूछते तो यण संधि होती। और उपसर्ग यहाँ पे देखिए आपके सामने है, अति उपसर्ग यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का एनालिसिस करके दोस्तों आपको बताएंगे, जिससे आपके काफी सारे जो है प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न का चौथा हो गया। अगला देखिए पूछा गया है, दसमुख शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। दसमुख शब्द में कौन सा समास यहां पर प्रयुक्त हुआ है? देखिए दसमुख शब्द का नाम सुनते ही आपके सामने दोस्तों तीसरा अर्थ यहां पर निकल रहा है। रावण के संदर्भ में यहां पर बात हो रही है। ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रदान नहीं होता है, लेकिन कोई तीसरा अर्थ यहां पर प्रदान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहां पर दसमुख शब्द में बहुव्रीहि समास है, जबकि दोनों पद जो है प्रदान किसमें होते हैं? तो दोनों पद आपके द्वंद्व समास में प्रदान होते हैं। यह भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हारिल, पारावर, मनमत या फिर गोटक? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कामदेव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? कामदेव की पर्यायवाची की बात करो, देखिए रतिपति, रतिपति इनको कहा जाता है, मनमत इनको कहा जाता है, इसके अलावा मनोज इनको कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से देखिए तीसरा ऑप्शन मनमत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तीन, उचित, कुछ या फिर पांचवा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। देखिए विशेषण की बात करूं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हिंदी में दोस्तों चार प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला देखिए आपके गुणवाचक, दूसरा है दोस्तों आपके संख्यावाचक, तीसरा है दोस्तों परिमाणवाचक, और चौथा है आपके सार्वनामिक। ये चार प्रकार के विशेषण होते हैं। जहां पर गुणों की विशेषता बताए दोस्तों उसे आपके गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए उचित, जैसे उचित दाम, उचित परीक्षा, ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण है। उचित, बाकी तीनों देखिए तीन, कुछ, ये पांचवा, ये आपके कुछ में परिमाणवाचक आ जाएगा, कुछ में संख्यावाचक आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणवाचक पूछा है तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, ए और ए वर्ण इनमें से क्या कहलाते हैं? औष्ठ्य, मूर्धा, कंठ, तालु या फिर नासिके? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को विभिन्न भागों में बांटा जाता है, जैसे कंठी हो गया, तालु हो गया, मूर्धन्य हो गया, दंत्य हो गया, कंठोष्ठ हो गया, दंतोष्ठ हो गया, ये आपके बांटा जाता है। ए का निर्माण दोस्तों किससे होता है? ए का निर्माण देखिए अ और ई से मिलकर बनता है। तो अ किस में आता है? अ आता है दोस्तों आपके कंठीय में, और ई आता है आपके तालव्य में। दोनों को मिला दे तो ए का निर्माण होता है। तो ये आपके आ जाएगा कंठ तालु में। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, कंठ तालु का ये दोस्तों उच्चारण स्थान है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, रमेश बदमाश लड़का है। इस वाक्य में बदमाश शब्द है, बदमाश शब्द कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर प्रविशेषण? पिछले एक प्रश्न में मैंने बात की थी, जहां पर भी दोस्तों संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए वो आपके गुणवाचक विशेषण, और गुणों की जब विशेषता बताए वो गुणवाचक विशेषण। ठीक है ना। तो यहाँ पे बदमाश शब्द पूछा गया, तो बदमाश किसके पीछे आ रहा है, किसके आगे आ रहा है? लड़के के। तो लड़का एक प्रकार की दोस्तों संज्ञा हो गई, तो लड़के के आगे आ रहा है बदमाश, जो कि इसके गुणों को बता रहा है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है, जिससे आपको पता चल सके कितनी आपकी तैयारी हो रही है। अगला पूछेगा, नैसर्गिक शब्द का सही विलोम शब्द होगा प्राकृतिक, स्थावर, कृत्रिम या फिर अकृत्रिम? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। नैसर्गिक शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? बहुत ही बढ़िया लेवल की एक क्लास होने वाली है। हिंदी व्याकरण के बहुत ही बढ़िया प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। नैसर्गिक शब्द की बात करूं, नैसर्गिक का जो अर्थ होता है वो आपके प्राकृतिक होता है। अब शायद अच्छे से आप इसका आंसर बता पाएंगे। नैसर्गिक का जो मतलब होता है प्राकृतिक, और प्राकृतिक का जो विलोम शब्द होगा वो कृत्रिम होगा। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखा ना होगा कि नैसर्गिक का जो विलोम शब्द है वो कृत्रिम होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? धर्मो धर्म, पल पल, अन्न जल या फिर अंतानंत? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है, यही आपको बताना है।
तो यहाँ पे देखिए अंतानंत यानी कि अंत और अनंत, यहाँ पे द्वंद्व समास का उदाहरण है। धर्मोधर्म यानी धर्म और अधर्म, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। अन्न जल यानी कि अन्न और जल, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। लेकिन पल पल, जहां पर भी दोस्तों एक शब्द दो बार आए, एक शब्द दो बार आए, वहां पर अवयव यानी कि प्रत्येक वर्ड की रिपीटेशन जब होती है तो वहां पर अवयव समास होता है। यहाँ पर पल शब्द दो बार आया हुआ है तो यहाँ पर आपके अवयव समास का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें से शुद्ध वाक्य आपको पहचाना है। किशन ने 4 बात सुनाई, आज मैं प्रातःकाल वहां गया, यह आंखों से देखी घटना है, या फिर चौथा ऑप्शन है यह घी की शुद्ध दुकान है। करेक्ट आंसर बताना कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो नीचे से शुरू करते देखिए, ये घी की शुद्ध दुकान नहीं बल्कि शुद्ध घी की दुकान है, ऐसा शुद्ध होगा तो ये तो गलत हो जाएगा। ये आंखों से देखी घटना है, ये आंखों देखी घटना है, इस प्रकार से होगा तो यहाँ पे ये भी गलत होगा। आज मैं प्रातःकाल वहां गया, या तो प्रातः लिख दीजिए, यहाँ पे काल दो जाए, प्रातः वहां गया, आज मैं प्रातः वहां गया, ये होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे पहला ऑप्शन शुद्ध दे रखा है, यानी कि किशन ने 4 बात सुनाई, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए पूछेगा निमिष शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। छिद्र, पूर्ण, पल या फिर प्रकाश। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। निमिष शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। देखिए एक शब्द आपने पढ़ा होगा निर्निमेष, एक शब्द आपने पढ़ा होगा निर्निमेष, जिसका अर्थ होता है बिना पलकों को झपाए। तो निमेष का अर्थ क्या हो जाएगा, पल, ठीक है ना। बिना निमेष का अर्थ हो जाएगा पल। पल को दोस्तों क्षण भी बोला जा सकता है, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है आध्यात्मिक शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा होगा। सांस्कृतिक, कृत्रिम, भौतिक या फिर राजनीतिक। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। आध्यात्मिक शब्द का सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों भौतिक, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और डेली दोस्तों इसके लिए क्लासेज आपके चैनल पर लगने वाली हैं, तो सभी विद्यार्थी जो भी यूएसटीसी 2025 की तैयारी करें, डेली क्लासेज आपको अटेंड कर ले, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अगला देखिए पूछेगा निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। मल रहित, शुद्ध, मलिन या फिर स्वच्छ। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। निर्मल, निर्मल का अर्थ देखिए तो जो मल रहित हो, यानी कि मल रहित का मतलब जो साफ सुथरा हो, जो स्वच्छ हो। और इसका विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, यानी कि मलिन इसका दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। ई, ध, ह या फिर स। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। देखिए वर्ण दोस्तों ध्वनि के आधार पर देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक तो देखिए आपके घोष हो जाएगा, एक अघोष हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो प्रकार के वर्ण होते हैं। घोष के अंदर देखिए सारे स्वर शामिल है, घोष के अंदर सारे स्वर शामिल है, यानी कि ई तो आपके घोष के अंदर आएगा। वही घोष की बात करूं, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का वो घोष के अंदर आता है, यानी कि ध भी इसमें घोष में शामिल होगा। इसके अलावा देखिए ह भी आपके अघोष में नहीं है बल्कि सघोष के अंदर शामिल करते हैं, जबकि अघोष के अंदर हो जाएंगे आपके स। तीनों स इसमें शामिल हो जाएंगे और पहला और दूसरा वर्ण इसमें सम्मिलित होता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा निरूपकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। नी उपसर्ग, नी उपसर्ग, निर उपसर्ग या फिर निस उपसर्ग। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। निरूपकार के अंदर कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, यही आपको बताना है। तो निरूपकार के अंदर देखिए आपके निर उपसर्ग प्रयुक्त है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तो आक प्रत्यय, अक प्रत्यय, इक प्रत्यय या फिर क प्रत्यय। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए गायक की बात करूं, धावक की बात करूं, तैराक की बात करूं, ठीक है ना, इन सभी में आपके अक प्रत्यय प्रयोग है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए इस प्रकार से बनेगा गई धन अक, यानी कि आई और अ मिलकर आय का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। आई और अ मिलकर आई का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अयादि संधि के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर संधि पूछता तो अयादि संधि होती है और प्रत्यय पूछा तो अक प्रत्यय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। मानवीकरण, मानवीकरण, मनवीकरण या फिर मानकीकरण। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। और क्लास के एंड में बताना दोस्तों कितने प्रश्न आपके क्लास से सही होते हैं, जिससे आपको मालूम चल सके कितने आपका लेवल है तैयारी का। तो इनमें से देखिए मानवीकरण, ये यहाँ पर शुद्ध दे रखा है, बाकी तीनों गलत है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपको बताना है। तो निराला, इच्छा, अंत्येष्टि या फिर प्रशंसा। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। यानी कि इनमें से 3 शब्द स्त्रीलिंग है और 1 शब्द पुल्लिंग है, वही आपको छांटना है। तो ये नीचे तीनों दिए गए जो शब्द है वो आपके स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, जबकि निराला शब्द आपके पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। य धन सोदा, यशोदन दा, यश धन दा और चौथा ऑप्शन है यशह धन दा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी कि यशह धन दा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, कवि नहीं बल्कि कवि,
यानी कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा, उस कवि को क्या कहा जाता है? कविराज, महाकवि, कवीश या फिर आशु कवि? जल्दी से आंसर बताइए। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना डेली क्लासेस आपको मिलने के लिए। तो ऐसा कवि जो तत्काल यानी कि हाथों हाथ रचना कर देता हो, हाथों हाथ कविता का निर्माण कर देता हो, उसे आशु कवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया व्याप्त शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? व्यंजन संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो व्याप्त शब्द में देखिए संधि विच्छेद की बात करूं, वी धन आप्त, वी धन आप्त यानी कि ई और आ मिलकर या का निर्माण करते हैं, यानी कि इसमें आपके यण संधि प्रयुक्त हुई है। विशेषण अगर उपसर्ग पूछता तो उपसर्ग यहाँ पर देखिए वी उपसर्ग यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? महोत्सव, विद्यार्थी, गणेश या फिर वनौषधि? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। वृद्धि संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखिए वृद्धि संधि के बारे में आपको ध्यान में रखना है, जहां पर भी दो मात्रा आपको दिखे वो शब्द हमेशा वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। जैसे बात करें एक एक, जैसे बात करें दोस्तों वनौषध, जैसे बात करें महोषध, ये सभी आपके वृद्धि संधि के उदाहरण है। तो यहाँ पे वनौषधि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, जबकि एक मात्रा वाला जो है वो आपके गुण संधि का उदाहरण होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जिजीविषा, तितीर्षा, तरणेच्छा या फिर जिगीषा? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। तैरने की इच्छा को इनमें से क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो तैरने की इच्छा को दोस्तों तितीर्षा नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निकट भूत में कार्य व्यापार की संपन्नता का सूचक कौन सा है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल? करेक्ट आंसर बताइए। निकट भूत में यानी कि ऐसा कार्य जो हाल ही में समाप्त हुआ है, यानी कि अभी अभी समाप्त हुआ है, वो वाक्य कौन से प्रकार के वाक्य में आएंगे? तो वो वाक्य आपके आसन भूतकाल में जो है आएंगे। जैसे मैंने अभी अभी खाना खाया, या मैंने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई की है। तो यहाँ पे दोस्तों भूतकाल में कार्य समाप्त हुआ, लेकिन ये अभी अभी हाल ही में दोस्तों समाप्त हुआ है, तो इसमें आसन भूतकाल होगा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? प्राध्यापक, अखरोट, भवन या फिर आयुध? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात कर देखिए, यहाँ पर अखरोट शब्द आपके तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है। इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा दोस्तों अक्सोट। इसका तत्सम कौन सा बनेगा? अक्सोट। तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के दोस्तों हिंदी व्याकरण के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। यहां पर आपसे पूछा गया राजपुत्र में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? कर्मधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, इसमें आपके संबंध तत्पुरुष समास प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली आपको इसी तरह की क्लासेस चैनल पर मिलने वाली है, इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्लास को लाइक कर देना, अपने सभी साथियों में इसको शेयर कर देना। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।